हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पहली बात तो होती क्या है? दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन अ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर। मतलब क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स की संख्या पर, हमने कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में डाले हैं सोल्यूट के, 1 मोल पार्टिकल डाले हैं, 2 मोल पार्टिकल्स डाले हैं, आधा मोल पार्टिकल्स डाले हैं, उस पर डिपेंड करता है किस सब्सटेंस के पार्टिकल्स डाले हैं, ग्लूकोज के पार्टिकल्स डाले हैं या यूरिया के डाले हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ नंबर कितने डाले हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर अगर डिपेंड करते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहलाती हैं। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे हमारी डेमोक्रेसी होती है कि विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वोट्स। सरकार किसकी बनेगी, इलेक्शन कौन जीतेगा, नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करता है, किसने वोट डाली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही बात यहाँ पर है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, किस सब्सटेंस के पार्टिकल हैं, इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको 1 बाय 1 लेना है चारों प्रॉपर्टीज़ को, और हर एक के साथ न्यूमेरिकल्स भी ज्वाइंट हैं। तो पहले लेते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब क्या है? जैसा कि हमने पीछे के किया था कि बेबूज लॉ में हमारा क्या था कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज ही होगा। तो वहीं से ये चीज़ें आती है हमारी कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। कितना कम होगा? वो हो गया आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और प्योर सॉल्वेंट के रिलेशन में कितना कम हुआ, तब उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है वो देखते हैं। इन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉज। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाला हमारा लॉ चलेगा, रॉल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, PA इक्वल टू P0A XA। और क्योंकि इसमें XB 0 होता है तो सॉल्यूशन का भी हमारा PS इक्वल टू P0A XA ही आता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर P इक्वल टू P0A XA, XA को हमने रख दिया 1 माइनस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्योंकि हमें मालूम है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो P0 इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो P0A माइनस P0A XB आ जाएगा, और P0A माइनस PA, इस PA को इस तरफ ले आए और P0A XB को इस तरफ ले आए, तो XB हमारा आ जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी। P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसमें से सॉल्यूशन का माइनस कर दिया, तो क्या होगा हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज कीजिए ये P0A माइनस PA रिप्रेजेंट्स द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कि सपोज कीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका 250 mm है, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया और वेपर प्रेशर 250 से कम होकर 245 आ गया। तो 250 माइनस 245 कितना डिक्रीज हुआ? 5 mm जो हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। तो P0A माइनस PA ये तो हो गया हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर इन रिलेशन विद द प्योर सॉल्वेंट डिवाइड बाय P0A, ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Therefore, relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing a non-volatile solute is equal to mole fraction of solute। ये आपकी पूरी होगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0A माइनस PA लोअरिंग वेपर प्रेशर डिवाइड बाय P0A कर देते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। एक इक्वेशन तो ये है, और एक हमें क्या करना है कि हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें देखिए जरा। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम
relative lowering of vapor pressure. If W gram of the solute are dissolved in WA gram of solvent, and MB and MA are the molecular mass of the solvent respectively. MB molecular mass of solute, MA molecular mass of solvent, and WA is the gram of the solvent solute, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स, एंड WB इज द ग्राम ऑफ सोल्यूट. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास डिवाइड बाई मोलिकुलर मास. तो कुल मिलाकर हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स. और अगर इसमें हम Na काफ़ी ज़्यादा हो और हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो सॉल्वेंट के जो सोल्यूट के मोल्स है उसको हम नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं. तो NB इज डिवाइड बाई Na हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर NB इज़ वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट. तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी हमारी? P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा NB अपॉन Na, और NB है WB अपॉन MB, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है WA अपॉन MA, या फिर WB MA अपॉन WA MB. तो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमारा हो गया. अब हमें निकालना है मोलर मास MB को हम इस MB को इस तरफ ले आएंगे और ये सारी वैल्यू हमारी यहाँ जाएंगी. तो P नॉट ए, ये P नॉट ए ऊपर आ गया यहाँ, P नॉट ए WB MA अपॉन WA MB, और ये जो P नॉट ए माइनस P है ये नीचे आ गया यहाँ पर. MB यहाँ ऊपर चला जाएगा और P नॉट ए माइनस P नॉट PA नीचे आ गया, और इस तरफ P नॉट ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा. तो ये हमारा मोलिकुलर मास का फार्मूला बन जाता है. तो MB इक्वल टू P नॉट ए MA WB अपॉन WA अपॉन डेल्टा P. डेल्टा P मतलब वही चेंज इन, ये इसको हम बोलते हैं डेल्टा P, चेंज इन वेपर प्रेशर. 250 माइनस 245 जो हमने एग्जाम्पल लिया था. तो ये हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है. अब इस पर हमको जरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं. जरा न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल हमारा द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार. ए नॉन वोलेटाइल नो इलेक्ट्रो. अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो जो सोल्यूट है वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर. तो वेइंग 0.5 ग्राम, सोल्यूट का मास हो गया इसमें 0.5 ग्राम. व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, pressure of the solution then 0.845 bar. then what is the molar mass of the solid substance? मोलिकुलर मास हमें निकालना है. तो ये जो हमारा फार्मूला था हमने मोलिकुलर मास का, ये वाला फार्मूला हम लेकर चलेंगे. तो इसी फार्मूले में इसमें आपका P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट आपको इसमें दे रखा है. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.850 बार. उसके बाद मोलिकुलर मास, चलो उसको नोट पर करते हैं हम. एक मिनट, यहाँ इसको करते हैं. ये लीजिए, ये इसमें हमारा फार्मूला था जो मोलिकुलर मास का था फार्मूला. मोलिकुलर मास इज इक्वल टू WB इंटू MA इंटू P नॉट A अपॉन WA इंटू डेल्टा P. ये हमारा फार्मूला था जो कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मोलिकुलर मास का था. तो वेट ऑफ सोल्यूट, WB इज द वेट ऑफ सोल्यूट. देखिए जरा इसमें 0.5 ग्राम ऑफ द सोल्यूट इज एडेड, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम. तो 0.5 ग्राम तो हो गया हमारा वेट ऑफ सोल्यूट. मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट MA, बेंजीन है, बेंजीन का जो मोलिकुलर मास है C6H6 72 और 6 78 78 हो गया जी. P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट वो आपका 0.85 हो गया डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट 38 ग्राम ऑफ बेंजीन. 38 ग्राम इसमें बेंजीन हो गया हमारा. और उसके बाद लास्ट आ जाता है इसमें
डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर। अब चेंज इन वेपर प्रेशर देखिए कितना है, पहले था 0.850 और अब हो गया है 0.845। प्योर बेंजीन का तो 0.850, सोल्यूट आने वाला होगा 0.845। तो कुल मिलाकर जो चेंज आया वो 0.05 का चेंज आ गया। तो ये आपका कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा मोलिकुलर मास। हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल होगा पहला। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जरा इसी में। Calculate the mass of non-volatile solute having molar mass 40, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। वेपर प्रेशर 80% डिक्रीज करना। इसमें ध्यान रखना दो बातें आती हैं, एक होती है रिड्यूस टू, एक होता है रिड्यूस्ड बाई। रिड्यूस टू 80% का मतलब है कि अगर वेपर प्रेशर 100 था तो अब रिड्यूस होकर 80 रह गया। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि रिड्यूस्ड बाई 80% तो उसका मतलब होता कि 100 अगर वेपर प्रेशर था 80 रिड्यूस हो गया 20 रह गया। रिड्यूस्ड टू ये आपका ऑक्टेन वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस टू 80%। रिड्यूस टू 80% का मतलब कि 100 था 80 अब रह गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना जरूरी है। खैर चलो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा है, तो इसमें पहले तो हमें क्या करना है, फार्मूला अपना ध्यान रखना है। हमारा जो फार्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का वो है P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का इक्वेशन था। इससे मोलिकुलर मास का जो फार्मूला वो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया ही है। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है पहले तो वो देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन में हमें मान लीजिए इसका W ग्राम सोल्यूट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका मोलिकुलर मास जो है 40 है, तो W/40 ये तो हो गया हमारा मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोलवेंट के मोल्स ऑक्टेन है, ऑक्टेन होता है हमारा C8H18। तो इसका जो मोलिकुलर मास हो जाएगा आपका 96 और 18 114। ऑक्टेन का जो मोलिकुलर मास है 114 ग्राम है और 114 ग्राम ही लिया गया है, तो 114 डिवाइड बाई 114 एक मोल हो गया इसका, एक मोल हो गया सोलवेंट का और इतने मोल हो गए सोल्यूट के। तो कुल मिलाकर पहली बात तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा सोल्यूट का। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में लेते हैं इसको। साइड में जाने के लिए एक मिनट, हाँ जी ये गया। ये लीजिए। तो कुल मिलाकर अब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट वो W/40 हो गए थे हमारे, डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल हो गया W/40 प्लस एक मोल सोलवेंट का। तो ये तो आ गया इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये जो हमारा फार्मूला था P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB। अब P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट मान लीजिए 100 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट मान लीजिए आपका 100 है, माइनस तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो 80 रह गया, 80% रह गया ना वो, उसको 100 माना तो उसको 80 मान लो, डिवाइड बाई 100 ये भी मान सकते हो, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन WB अपॉन 40 डिवाइड बाई WB अपॉन 40 प्लस 1, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लीजिए वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है 0.5
पी नोट ए माइनस 0.8 पी नोट ए सोल्यूशन का हो जाएगा, उसका 80%। ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी 100 मान के चलोगे आप डायरेक्ट, तो अगर उसका 100 है तो इसका 80 रह जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा आ गया 0.2, 100 माइनस 80, 20 सॉरी, हाँ 20 डिवाइड बाई 100 तो 0.2 आ जाएगा, इज इक्वल टू WB/40 डिवाइडेड बाई WB/40 प्लस 1। और यहाँ से हमें WB निकालना है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा सेकंड न्यूमेरिकल में। तो इसको कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कैसे होगा वो। आप इसको इस तरफ ले आइए, तो 0.2 हमारे इसमें पहले ही है, 0.2 इस तरफ है ही। ये जो WB/40 प्लस 1 है, नीचे था जो इस तरफ का आ गया, ऊपर रह गया WB/40। और ये अब आपका मल्टीप्लाई आप करोगे तो 0.2 WB/40 प्लस 0.2 इज इक्वल टू WB/40। WB को दोनों को एक तरफ ले आइए, 0.2 एक तरफ हो जाएगा और उसमें आपको कैलकुलेशन करने में सिंपल आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को करना है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं ज़रा। इसी में आगे लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन इट। 1 मोलर, अब 1 मोलैरिटी दे रखी है इसमें 1, लेकिन हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम एक चीज़ एज्यूम करके चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1। 1 मोलर का मतलब है कि 0.1 मोल सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, मोलैरिटी है ये। अब इसकी डेंसिटी अगर हम 1 मान के चलते हैं तो 100 ग्राम वाटर हो गया और 1 मोल, मोलैरिटी इज़ 1 मोल, सॉरी मोलैरिटी 1 मोल है, तो 1 मोल इन 1000 ml सॉल्यूशन है। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की हम 1 मान के चलते हैं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो 1000 ग्राम वाटर हो गया, 1 मोल सोल्यूट हो गया। 1000 ग्राम वाटर का मतलब हो गया आपका 55.5, 55.5 मोल्स वाटर के हो गए। टोटल मोल हो गए 55.5 वाटर के, 1 मोल सोल्यूट का, टोटल हो गए 56.5 मोल्स। तो सोल्यूट का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के 1 डिवाइड बाई 56.5, ये तो हो गया सोल्यूट के का मोल फ्रैक्शन। और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन है, सॉल्यूशन का निकालना है। तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू 1/56.5। P0A हमें दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये आपका 12.3 किलो पास्कल दे रखा है। और P0A आ गया हमारा 12.3 किलो पास्कल। तो P0 इसमें 12 ये जो हमारा P0 है ये 12.3 वैल्यूज़ की गिवन है, यहाँ पर ये है। PS हमें निकालना है, P0 फिर भी 12.3 और ये चीज़ गिवन है, तो हमें इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 12.08। इसको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसमें सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे आपको 11th में आप पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, इट में डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए अब उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अब इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सपोज कीजिए आपने उसके अंदर
2 मोल कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 की बजाय इंक्रीज होकर 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस, 100 से 102। तो 2 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज हुआ, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, increase in boiling point, and that property is colligative property, which depends on number of particles, number of moles of the solute. Reason: vapor pressure of the solution is less than pure solvent, hence the solution must be heated to higher temperature to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure. Obviously the boiling point of the solution is higher than the pure solvent, thus we can say that the elevation in the boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको 1 एटमॉस्फेरिक तक लाने के लिए। थोड़ा इसको नोट के हिसाब से कर लेते हैं। ये जो हमारा नोट था थोड़ा समझा देता हूँ इसमें, फिर इसके बाद इसकी भी इक्वेशंस करके उसको हम ड्राइव करेंगे। ये सपोज कीजिए ये आपका कोई सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए 0.6 एटमॉस्फेरिक होता है, जबकि बाहर का हमारा कितना है 1 एटमॉस्फेरिक। इसको अगर बॉयल करना है तो हमने हीट करके 0.6 से 0.1 तक 0.6 से 1 तक लेकर जाना है। सपोज करो 5 मिनट हीट करने पर या 75 डिग्री सेल्सियस पर वो हो जाता है काम। लेकिन अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, सॉल्यूशन बन गया अभी ये, अब इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा कम, 0.6 के बजाय 0.3 आ गया मान लीजिए। अब इस सॉल्यूशन को अगर हमें बॉयल करना है तो 0.3 से लेके 1 एटमॉस्फेरिक तक लेके जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हमेशा ज़्यादा ही होगा सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है एंड दैट इंक्रीज इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ये है जी, देखिए जरा। चलो इसको मैं ग्राफ को नोट से ही बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ज़रा, सपोज कीजिए ग्राफ है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ। इस तरफ वेपर प्रेशर है और इस तरफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा इस तरह से। दिस इज द लाइन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ज़्यादा लाइन इसको सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सपोज करो आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने के बाद सपोज करो ग्राफ ये आता है, ये लाइन आती है जब आपका प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तब लाइन आपकी ये आएगी। तो कुल मिलाकर अगर सपोज कीजिए आपका ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्योर सॉल्वेंट का तो जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ आएगा। इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन है तो उसका जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इस टेम्परेचर पे होगा। तो ये तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया TB, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो ये है डिफरेंस जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T, इसको हम बोलते हैं, जो कि इस ग्राफ में यहाँ पर दिखाया गया है। T, ये जो T है आपका, ये दिखाया है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये है T0B या TB प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB, यहाँ इनका डिफरेंस जो होगा। एंड वो जो आपका इक्वेशन है डेल्टा TB इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, या
डेल्टा टी बी इजल टू के बी इंटू मोलैलिटी। टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप टी बी ले सकते हो तो इसको टी नोट भी ले सकते हो। अगर आप सॉल्यूशन को का बॉइलिंग पॉइंट टी बी लोगे तो प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा टी नोट बी, इसका टी नहीं रखा तो उसको आप टी बी ले सकते हो। खैर डेल्टा टी बी होगा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, या डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, जहाँ के बी आपका कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अगर हम मोलैलिटी को 1 मानते हैं तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1 यूनिट, या फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन और यूनिट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलैलिटी, या ऑब्जर्व फॉर ए 1 मोलर सॉल्यूशन। यूनिट इसकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई आपकी मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी ध्यान रखना ये। और दूसरा अब इससे मोलिकुलर मास, जैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मोलिकुलर मास निकाला था, इससे भी हम मोलिकुलर मास निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे देखिए जरा, बड़ा सिंपल है। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए हमारा फार्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो हमें सिर्फ यही रखना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये रखा। एम बी हमें निकालना है, एम बी इस तरफ ले आए, डेल्टा टी बी यहाँ नीचे आ गया, बस ये फ़र्क है। तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हमारा मोलिकुलर मास का ये फार्मूला हो गया मोलिकुलर मास के लिए। ये एक फार्मूला के बी के लिए देकर निकालने के लिए, लेकिन आपको के बी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। बाकी ये अगर आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो कंपटीशन में आपके यूज़ हो भी सकता है, जहाँ पर के बी इक्वल टू आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी बी बॉइलिंग पॉइंट टी बी स्क्वेयर अपॉन 1000 एल वी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो के बी निकालने के लिए, लेकिन स्कूल या बोर्ड क्लासेज में ये फार्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं होती, के बी की वैल्यू आपको गिवन होती है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये आपको करने हैं। ये है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स एट 1.013 बार। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सोल्यूट का मास आपको गिवन है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। तो इस मोलैलिटी होगी और के भी आपको गिवन है। तो कुल मिलाकर हमें निकालना है इसमें एट व्हाट टेम्परेचर पे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, सिंपल फार्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो वो कैसे देखिए जरा, हाँ जी, हमारा सिंपल फार्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, या फिर के बी हमारा इसमें गिवन है 0.52। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी का फार्मूला आपको मालूम है डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम इंटू 1000। चलिए पहले इसको मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ, वरना आप लोग दिक्कत करोगे इसमें। फार्मूला हो जाएगा आपका के बी इंटू, अब मोलैलिटी का फार्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमें वैल्यू पुट करनी है, आपकी डेल्टा टी बी आ जाएगा। के बी गिवन है वैल्यू 0.052 वाटर के लिए, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट 18 ग्राम, 1000 एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज है आपका 180 आएगा इसका मोलिकुलर मास, और डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। तो इसमें आपका डेल्टा टी बी आ जाएगा, और जो डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू आपकी कैलकुलेटर अगर आप इसको करोगे तो सपोज 0.15 आई, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का, इसको चलो कर ही लेते हैं ज़रा, ये लीजिए
के बी है 0.052 मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू बी 18 गुणा 1000 बटे 180 इंटू 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 डिवाइड बाई 9 कर दिया आपका 0.0052 आ जाएगा। जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें ये ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373.15। इस प्रेशर पे जो 1.013 बार प्रेशर दे रखा है, इस पर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है। इंक्रीज हो गया हमारा 0.0052, तो टोटल बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 373। कैलकुलेशन देखते हैं ज़रा इसकी। के बी की जो वैल्यू है इसमें आपकी 0.52 आएगी। सॉरी, के बी की जो वैल्यू है गलत लिखी हुई है। दिस के बी की जो वैल्यू है इट इज ये आपका न्यूमेरिकल है जो हमारा 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसमें आपको 0.52 की वैल्यू पुट करना, ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से 2 न्यूमेरिकल और है, इनको भी जरा ट्राई करना। मैंने जो रखे हैं इनको ट्राई करना, अगर नहीं आता तो आपको फिर इसको पूछने का थोड़ा वीडियो हो जाएगी, इनको आप ट्राई करो। 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई हैं, 2 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।